वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी जो शुरू से अंत तक आपको गैस करने पे मजबूर करती रहेगी कि इसमें आगे क्या होने जा रहा है। इस महीने में दोस्तों ये बहुत ही अलग किस्म की मूवी है। एक छोटा टाउन जहाँ एक जंगल के पास एक बड़ा घर, उस घर का परिवार एक दुखद हादसे के बाद एक हुआ है, लेकिन उस रात उनके घर के पास कुछ सुपरनैचुरल चीजें हो जाती हैं। इनके घर के अंदर एक बहुत तेज रोशनी आती है। उस रोशनी में परिवार के सदस्य एक एक करके गायब होने लग जाते हैं। ये कैसी रोशनी है और इस परिवार का असल में हुआ क्या, ये जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक जरूर देखनी होगी। तो चलिए देखते हैं ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग मूवी जिसका नाम है डार्क एनकाउंटर। बाकी दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में जंगल के बीच एक घर को दिखाते हैं। दरवाजा खुला पड़ा है और नीचे एक फोटो गिरकर टूटी पड़ी है। एक छोटी लड़की का कमरा खुला हुआ है, लगता है यहाँ पर कोई अनहोनी हुई है। तभी एक कपल अंदर आते हैं। पति का नाम रे और पत्नी का ओलिविया है। साल है 1982। अंदर आते ही वो अपनी छोटी बेटी मैकी को आवाज देते हैं कि मैकी कहाँ हो तुम। मैकी घर पे नहीं होती। वो घबराकर उसे बाहर ढूंढने लग जाते हैं और कट करके एक साल के बाद का सीन दिखाते हैं कि मैकी अब तक नहीं मिली। ये परिवार अब भी मैकी को ढूंढ रहा है। जगह जगह मिसिंग पोस्टर्स लगाए हुए हैं, हर जगह पूछताछ चल रही है, लेकिन कहीं कोई कुछ पता नहीं चल रहा। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैकी को क्या हुआ है। ऐसे में इस परिवार का दुख बांटने के लिए उनके रिश्तेदार घर आते हैं, यानी रे और ओलिविया का परिवार। रे और ओलिविया का एक बेटा भी है जिसका नाम नो है। ओलिविया की बड़ी बहन एर्लिन अपने पति केनेथ के साथ वहां पर आती है। केनेथ इस टाउन का शेरिफ है। रे का एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई है और दोनों आज ही साथ रहने आए होते हैं। ये सब मैकी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसका लापता होना इनसे सह नहीं हुआ। इनके दुख का कारण तो यह है कि इन्हें यह भी पता नहीं चला कि मैकी जिंदा है या नहीं, या फिर कहाँ किस हालत में है। इसलिए वो आज का दिन रे और ओलिविया के साथ बिताने के लिए इतनी दूर से आए हुए हैं ताकि उन दोनों की हिम्मत बनी रहे। तब टीवी में केनेथ का एक इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें वो कहता है, मेरे परिवार की एक लड़की 1 साल से लापता हुई थी। एक शेरिफ होकर भी मैं आज तक उसका पता नहीं लगा पाया। हमारे घर की बच्ची न जाने किस हालत में होगी और मुझे बहुत दुख है कि मैकी के पेरेंट्स पिछले 1 साल से बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। भगवान उन्हें और हमारे परिवार को पूरी हिम्मत दे। अब मैकी की माँ ओलिविया रोती भी मैकी के कमरे में जाती है। उसकी बहन एर्लिन उसे दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वो नीचे डाइनिंग हॉल में ले आती है उसे। सभी मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। जब से मैकी लापता हुई है तब से उसका पिता रे बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। बेवजह हर किसी पर चिल्लाने लग जाता है। यहाँ तो सबके सामने वो अपने छोटे भाई को भी बेवजह डांट देता है। अब अपने पिता के बर्ताव को देखकर नोहा कहता है, पापा आप इतने रूड क्यों बन रहे हो, और इस वजह से हो जाती है बहस शुरू। रे फिर सभी से माफी मांगकर अपने कमरे में चला जाता है और बहुत परेशान दिखता है। उसका बड़ा भाई भी कहता है कि यार मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन तुम ये समझते क्यों नहीं कि हमें अब सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं और मेरी वाइफ मार्था पेरेंट्स बनना चाहते थे, लेकिन देखो ना, वो मुझे इस दुनिया में छोड़कर चली गई। मुझे लगा उस समय कि मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा, लेकिन क्या करें, लाइफ हैज टू मूव ऑन। तुम्हें भी सच एक्सेप्ट करके आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए। और अगर तुम हमेशा इतने परेशान रहे तो सोचो ना तुम्हारे परिवार पर कितना बुरा असर पड़ेगा। इसलिए हिम्मत से काम लो यार। पर रे शांत होने के बजाय और भड़क जाता है कि तुम लोग मेरा दुख समझ कहाँ रहे हो। कम से कम तुम्हें पता तो है कि तुम्हारी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं पिछले 1 साल से हर एक पल बस अपनी बेटी के इंतजार में जी रहा हूँ। हर वक्त मैकी का चेहरा मेरे सामने आ जाता है, लेकिन वो है या नहीं ये भी मैं नहीं जानता। भाई एडवाइस देना आसान है, लेकिन इस सिचुएशन में जीना बहुत मुश्किल है। मैं पागल होए जा रहा हूँ सच में। और ये कहकर वो रोने लग जाता है। नीचे केनेथ ओलिविया से माफी मांगता है कि हम दिन रात मैकी को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक असफल है। ओलिविया को भी विश्वास है कि केनेथ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। इस एक रात में ये पूरा परिवार अलग अलग इमोशन से गुजर रहा होता है। कुछ देर में वो सब मिलकर घर का कोई ना कोई काम करने लग जाते हैं। रे घर के बाहर बैठा होता है तो अचानक आसमान से कुछ लाइट्स दिखते हैं और उसी तेजी से गायब भी हो जाते हैं। इनका डॉग भी आसमान देखता है और फिर जंगल की ओर देखकर भौंकने लग जाता है। रे को लगता है शायद जंगल में कोई पटाखे जल रहे हैं। वो भी कहता है कि ठीक है मैं जाकर चेक करता हूँ, लेकिन ओलिविया उसे अकेला नहीं भेजना चाहती और किसी को साथ ले जाने को कहती है। तब घर के सारे मर्द उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। औरतों को घर में छोड़कर रे, उसका भाई और छोटा भाई केनेथ और रे का बड़ा बेटा नोहा सभी जंगल की ओर निकल जाते हैं। अब जंगल में रे का बड़ा भाई और नोहा गाड़ी में रुक जाते हैं और बाकी 3 जंगल के अंदर जाते हैं। तभी एक अजीब सी आवाज आती है और एक ऑरेंज कलर की रोशनी इनके इर्द गिर्द घूमने लग जाती है। यहाँ गाड़ी के लाइट्स भी अपने आप ऑन हो जाते हैं और रेडियो बजने लग जाता है। वाइपर्स भी ऑन हो जाते हैं। कट करके फिर घर को दिखाते हैं। वहां पर भी लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और बाहर से कोई अजीब आवाज आती है। ओलिविया और एर्लिन बाहर जाकर देखती हैं तो नोटिस करती हैं कि बर्ड्स किसी चीज से डरकर तेजी से उड़ान भरकर कहीं जा रही हैं। वहां कार के चारों ओर एक ब्लू कलर की लाइट घूमने लगती है। अब रे का भाई कार से उतरकर चेक करने जाता है कि क्या दिक्कत है भाई,
तब दिखाते हैं कि उनके सर के ऊपर एक ब्लू लाइट है और जंगल के अंदर इन तीनों के ऊपर ऑरेंज लाइट। तभी नोहा की चीख सुनाई देती है। रे तुरंत गाड़ी के पास भागता है तो उसका भाई वहां होता ही नहीं। अब वो नोहा से पूछता है, वो कहता है मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मैंने सिर्फ ब्लू लाइट्स देखे और पता नहीं अंकल कहाँ गायब हो गए। अब केनेथ ऑरेंज लाइट को देखता रहता है और लगता है वो उस लाइट में कहीं खो ही गया है। रे का छोटा भाई फिर उसको हिलाता है कि अरे सुनिए, तब उसे होश आता है। वो डरा सहमा वहीं पर बैठ जाता है। अब वो घबराकर तुरंत घर लौट आते हैं। रे सभी से कहता है कि तुम सब यहीं सेफ रहो, मैं जंगल में जाकर भैया को ढूंढता हूँ। सेफ्टी के लिए वो अपना डॉग और एक गन भी ले लेता है। यहाँ केनेथ बता ही नहीं पाता कि वो किसे देखकर डर गया था। अब जंगल के अंदर रे को भी डर लगने लग जाता है, लेकिन फिर भी उसका भाई था यार, उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। अचानक उसे भी कोई आवाज आती है और उसका डॉग कुछ देखकर डर के मारे जंगल के दूसरी तरफ भाग जाता है। रे अब और रिस्क नहीं लेना चाहता था और वो वहां से दौड़कर सीधे घर पहुंचता है। वो बताता है कि मुझे लगा कोई मुझे घेरे हुए है और बहुत डरावनी और अजीब आवाजें आ रही थी। तभी अचानक ऊपर मैकी के कमरे से आवाज आती है। सभी धीरे से ऊपर जाकर देखते हैं तो मैकी का पुराना मॉन्की टॉय जो काम नहीं करता था वो ताली बजा रहा होता है। घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जैसे हाई वोल्टेज करंट सप्लाई हो रहा था। लाइट भी हाई वोल्टेज में जलने लगते हैं और देखते देखते सारे डिवाइसेस ब्लास्ट हो जाते हैं। पावर पूरी कट हो जाती है और घर में बिल्कुल अंधेरा। अचानक घर को ऑरेंज और ब्लू लाइट्स घेर लेते हैं और घर के अंदर भी घुसने लग जाते हैं। यही नहीं, घर के सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स किसी चीज की ओर खींचे चले जाते हैं, जैसे कोई मैग्नेट उन्हें खींच रहा हो। चाकू भी खींचकर इनकी ओर उड़कर आते हैं। ये सभी बिल्कुल घबराए हुए होते हैं और अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। ओह, अचानक ये सब रुकता है। ओलिविया पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन डेड हो जाता है। तभी अचानक एक रूप दिखता है। अब तक ये लोग सिर्फ रोशनी देख रहे थे, लेकिन अब ये रूप दिखता है जो चलकर मेन डोर पर आता है और दरवाजा नॉक करता है। रे तो गन तान कर कहता है, मॉर्गन भैया तुम हो क्या? और जब कोई जवाब नहीं आता तो वो कहता है कि तुम हो कौन? मेरे पास फुली लोडेड गन है, बताओ तुम हो कौन? ये कहते हुए वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर कोई नहीं होता। लेकिन एक बात साफ है कि कोई इस घर के चारों ओर घूम रहा है। अब वो इंसान है या कोई और शक्ति, ये कोई नहीं जानता। सभी एक एक वेपन उठाकर घर के चारों ओर जाकर चेक करने लग जाते हैं कि आखिर बाहर है कौन। केनेथ ऊपर जाकर खिड़की से देखता है कि घर के बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है। वो रे को बताता है कि वो जो भी है फिलहाल बेसमेंट में है। रे, उसका छोटा भाई और केनेथ हिम्मत जुटाकर बेसमेंट में जाते हैं। ऊपर एर्लिन को चिमनी से कोई आवाज सुनाई देती है। वो चाकू लेकर चिमनी के पास जाती है। रे घर के अंदर से बेसमेंट में जाता है। दरअसल घर के बाहर से बेसमेंट में जाने का एक रास्ता होता है और उसी का दरवाजा खुला पड़ा था। रे धीरे से उस रास्ते की ओर बढ़ता है। तेज बारिश भी होने लग जाती है, पर लगता तो ऐसा है जैसे कि बारिश सिर्फ सीढ़ियों पर हो रही है। इतने में वो ब्लू लाइट इस जगह को जैसे अपने ढांचे में ले लेती है। रोशनी के लगते ही रे एकदम भूत की तरह खड़ा रहता है। वो बिल्कुल हिल नहीं पाता। वो रोशनी के अंदर किसी चीज को देखकर एकदम शौक में खड़ा रहता है। ऊपर चिमनी से भी वही ब्लू लाइट एर्लिन पर अपना कब्जा जमा लेती है। इस लाइट के पड़ते ही जैसे कि वो खुद को उस लाइट में कहीं खो देती है। पास ही में एक फोटो फ्रेम होता है जिसमें वो एक रूप देखती है। अब नीचे रे और ऊपर एर्लिन दोनों एक ही वक्त में उस ब्लू लाइट के अंदर गायब। रे का छोटा भाई जिसने रे को गायब होते हुए अपनी आंखों से देखा था, वो डर के मारे केनेथ से कहता है चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। लेकिन केनेथ खुद उस ब्लू लाइट में गायब हो जाता है। अब रे का भाई समझ जाता है कि इस ब्लू लाइट के लगने से वो गायब हो रहे हैं। वो तुरंत जाकर ओलिविया और नोहा को उस लाइट से बचा लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन प्रकाश को कौन रोक सकता है? फिर भी ब्लू लाइट इस घर को छोड़कर जाने का नाम नहीं लेती। अगर दरवाजा खुला तो ये लोग हो जाएंगे गायब। ओलिविया फील कर पाती है कि कोई दरवाजे के पास खड़ा है। वो लगातार दरवाजे पर शूट करती है और तभी वो देखते हैं कि ब्लू लाइट वहां से हट रही है। चलो शुक्र है हम बच तो गए, ये सोचकर वो चैन की सांस लेने वाले होते हैं कि घर के ऊपर ब्लू लाइट वहां से अंदर आने लग जाती है। अब वो और इंतजार नहीं करना चाहते और ओलिविया, नोहा और रे का भाई घर से बाहर भाग जाते हैं। लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो कुल्हाड़ी लेकर सड़क की ओर भागते हैं। सड़क पर एक कार इनकी ओर आती है और वो लिफ्ट मांगता है, लेकिन इसके हाथ में कुल्हाड़ी देखकर वो कार वाला डर के मारे चला जाता है। अब अंधेरी रात में ये तीनों बीच सड़क में खड़े होते हैं। ओलिविया का टॉर्च अचानक जलने लगता है। तभी आसमान में अजीब सी रोशनी दिखती है। ओलिविया धीरे से ऊपर देखती है तो एक ब्लू लाइट और 2 ऑरेंज लाइट इनके करीब आ रहे होते हैं। लगता है ब्लू लाइट इन्हें भी अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही है। और तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है जिसके बाद ये लाइट्स गायब हो जाती हैं। दरअसल वहां पर एक पुलिस कार आ गई थी। वो पुलिस को यहाँ हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं और घर के अंदर जाकर चेक भी करते हैं। वहाँ कई बुलेट्स पड़े होते हैं और दीवार पर कई चाकू गड़े होते हैं। अब पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि ये पक्का कोई दुर्घटना हुई है।
लेकिन वो इनकी बात पर यकीन नहीं करना चाहते कि परिवार के लोग ब्लू लाइट से गायब हो गए हैं। फिर वो इन्वेस्टिगेट करने का वादा करते हैं और तब तक इन तीनों को इस घर में सेफ रहने को कहते हैं। ये तीनों मैकी के कमरे में रहने लगते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर अब स्टेशन पहुंचता है तो वहां पर लोगों की भीड़ लगी होती है। दरअसल ओलिविया के घर में जो हुआ वो टाउन के दूसरे लोगों के साथ भी हुआ था। एक पुलिस ऑफिसर को भी कल रात इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ था। इंस्पेक्टर उससे पूछता है तो वो बहुत घबराई भी होती है और कांपते हुए बताती है, अजीब आवाजें आई और फिर एक ब्लू लाइट ने मुझे घेरा। उसमें मैंने मैकी को देखा जो 1 साल पहले लापता हुई थी। यहाँ रे का भाई कोई आवाज को सुनकर बेसबॉल बैट लेकर नीचे जाता है। वहाँ उनका डॉग होता है जो कल रात जंगल के अंदर भाग गया था। हाँ, वो जरा खुश होता है कि कम से कम ये तो बचकर आ गया। लेकिन तभी दिन दहाड़े वो ब्लू लाइट उस पर पड़ जाती है। वहाँ कमरे में ओलिविया के ऊपर भी वो लाइट पड़ती है। दोनों उसके चुंगल से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हिल नहीं पाते। घर की चीजें अजीब तरह से हिलती हैं। पानी भी स्पाइरल शेप में बदलने लगता है। तब ओलिविया को उस लाइट में एक रूप दिखता है, लंबे कद वाला रूप जिसकी आंख, नाक, मुंह कुछ नहीं होता। वो रूप ओलिविया के मुंह पे हाथ रखता है। यहाँ पर सीन होता है कट और पूरा ब्लैकआउट। अब स्पेस से पृथ्वी को दिखाते हैं। धीरे धीरे जूम आउट करके आउटर स्पेस को दिखाते हैं जिसमें कई गैलेक्सीज और यूनिवर्सेस हैं। इन सारे गैलेक्सीज और यूनिवर्सेस को पार करके एक जगह पर सब कुछ रुक जाता है और वो जगह है ओलिविया का घर। यानी ओलिविया घर का एक दरवाजा खोलकर बाहर देख रही है जहां से ये सारे गैलेक्सीज और यूनिवर्सेस दिख रहे हैं। तब अचानक घर के अंदर से उसे अपनी और रे की आवाज आती है। वो बिल्कुल बौखला जाती है और अंदर जाती है तो ऑरेंज लाइट में छोटे छोटे विजुअल्स भी दिखते हैं। तब वो एक खिड़की खोलती है तो वहां पर मैकी दिखती है जो कुछ ड्राइंग्स कर रही है। उसे 1 साल पहले के विजुअल्स दिखते हैं जब मैकी को घर पर छोड़कर रे और ओलिविया बाहर चले गए थे। तब डोरबेल बजा और मैकी मेन डोर की ओर जाने लगी। इस विजुअल को देखकर ओलिविया चिल्लाती है कि बेटा मत जाओ, दरवाजा मत खोलो। विजुअल में वो देखती है कि मैकी दरवाजा खोलती है। वहां पर कोई खड़ा होता है। ओलिविया बड़ी कोशिश करके विजुअल में उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि उस दिन किसी ने मैकी को किडनैप किया था। वो ध्यान से उसका चेहरा देखती है तो एकदम शॉक। उस दिन इनकी गैर मौजूदगी में केनेथ घर आया था। उसने मैकी से पूछा कि मम्मी पापा कहाँ हैं। मैकी ने बताया कि दोनों बाहर गए हैं और ये सुनकर केनेथ थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर सिंक में अपने हाथ धोता है। इस विजुअल को देखकर ओलिविया एकदम चौंक जाती है। वो तड़पती है कि केनेथ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो देखती है कि असल में जब केनेथ को पता चला कि मैकी घर पर अकेली है तो वो चुपचाप मैकी के कमरे में गया और उसे अब्यूज किया। ओलिविया रोती है, तड़पती है कि मैंने इस दरिंदे पर इतना विश्वास किया था, इसने मेरी बच्ची के साथ ये किया। ओलिविया रोती हुई जाकर मैकी के बेड पर गिरती है। तब ब्लू लाइट का वही रूप ओलिविया को देखकर स्माइल करता है। यहाँ दिखाते हैं कि केनेथ ने उस बच्ची के साथ बहुत ही घिनौनी हरकत की जिसकी वजह से बच्ची मर गई। तब जाकर इस जानवर को होश आया कि उसने क्या कर डाला। उसने दीवार की एक फोटो पर हाथ रखा जिसकी वजह से वो फोटो नीचे गिरकर टूट गया। मूवी की शुरुआत में इसी सीन को दिखाया गया था जहाँ पर घर का दरवाजा खुला था और ये फोटो नीचे गिरा पड़ा था। अब अचानक ओलिविया को होश आता है और सब कुछ एकदम नॉर्मल दिखता है। उसकी नाक से खून निकल रहा था। नोहा वहां पर आता है और उसकी नाक से भी खून निकलता है। रे के भाई का भी वही हाल होता है। वो यहाँ से बचने की कोशिश करता है लेकिन तब उसके कंधे पर एक हाथ पड़ता है। ये रे का हाथ है। वो कहता है कि बाहर मत जाओ। अब उस ब्लू लाइट में जो भी गायब हुआ उन सब की नाक से खून निकल रहा होता है और वो सभी फिर लौट आते हैं। दरअसल उस ब्लू लाइट में ये लोग गायब नहीं हुए थे बल्कि दूसरे डायमेंशन में जाकर इन्होंने देख लिया था कि सच में उस दिन मैकी के साथ क्या हुआ था। रे मैकी के कमरे में जाकर ओलिविया और नोहा को गले लगाकर बहुत रोने लगता है। उससे अपनी बच्ची के साथ हुई घिनौनी हरकत बर्दाश्त नहीं होती। फिर वो सभी नीचे जाते हैं जहाँ केनेथ भी होता है। एर्लिन ने भी सच जान लिया था और वो केनेथ को मारने लगती है कि तुमने मैकी के साथ क्या किया। तब हमें एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस दिन जंगल में केनेथ बहुत देर उस ऑरेंज लाइट को देख रहा था। उसे कोई विजुअल दिख रहा था जिसको देखकर वो एकदम शॉक हो गया। घर आने के बाद जब सबने उसे पूछा तो उसने ठीक से नहीं बताया कि उसने वहां क्या देखा। दरअसल इसने मैकी की लाश को जंगल में ले जाकर एक जगह दफना दिया था। उस दिन जंगल में केनेथ को यही विजुअल दिखा कि उसने मैकी के साथ क्या किया और कैसे उसने उसे दफनाया। इतना कुछ करने के बाद 1 साल से वो सभी को झूठ कह रहा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। अब ये लोग जंगल में उस जगह को ढूंढते हैं और पता लगाते हैं कि केनेथ ने मैकी को यहाँ पर गाड़ा था। 1 साल के बाद एक एलियन के जरिए ये सच सामने आ पाया है। इंस्पेक्टर टीवी पर कहता है कि इस केस में सच का पता लगाने में हमारी मदद की है एक अमानुष्य शक्ति ने। वो भगवान है या एलियन क्या है ये तो मैं नहीं जानता लेकिन एक 8 साल की बच्ची के साथ क्या जुल्म हुआ इसका खुलासा करने में उन्होंने हमारी मदद जरूर की है। यहाँ ओलिविया आसमान की ओर देख रही होती है। 1 साल से उसके मन में कई सवाल थे कि मैकी को क्या हुआ, वो जिंदा है या नहीं, अगर जिंदा है तो किस हाल में है। लेकिन बेचारी को अब कम से कम ये तो पता चल गया कि मैकी इस दुनिया में नहीं है। अब भी उसे दुख जरूर है लेकिन फिर भी एक तरह की शांति उसके मन में छा जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि रे और ओलिविया बेड पर लेटे हुए हैं।
पिछले 1 साल में इन्होंने जो प्रेशर, जो डिप्रेशन, ये सारी चीजें झेली थी, उसकी वजह से वो एक भी दिन चैन की नींद नहीं सो पाए थे। हमेशा मन में सवाल रहते थे कि बेटी को क्या हुआ होगा, कहाँ होगी, किस हालत में होगी। पर अब जब जवाब मिल चुका है तो दोनों चैन की नींद सोते हैं। इनका चैन वापस लाने वाली वो रोशनी क्या है, उसने इनकी मदद क्यों की, ये तो दोनों नहीं जानते। उसे भगवान कहो, एलियन कहो, कुछ भी कह लो या कोई और शक्ति कह लो, लेकिन उसने मैकी के साथ हुए अन्याय को इस दुनिया के सामने लाने में मदद की, यही काफी है। ऐसी कई चीजें और घटनाएं हैं जो हमारी समझ से बाहर है दोस्तों, और इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए ना यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।